नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, 4 गाड़ियों के टकराने से यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 8 लोग गंभीर हैं। कई लोगों के गाड़ी के नीचे दबने की आशंका है। राहत और बचाव में जुटा है प्रशासन। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है, कई लोग गंभीर हैं। 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर में यह बड़ा हादसा सामने आया है। 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई और इसके बाद कोहराम। मौके पर क्रेन को लाया गया है। क्षतिग्रस्त गाड़ियों से निकाला जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। 3 लोगों की अब तक मौत हो गई है, कुछ लोगों के और दबे होने की आशंका है। बुलंदशहर में यह बड़ा हादसा सामने आया है। रफ्तार का कहर देखिए, एक के बाद एक 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हमारे संवाददाता प्रशांत मेरे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, आखिर कैसे 4 गाड़ियां टकरा गई? क्या रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है? जी देखिए, बुलंदशहर में भीषण हादसा हुआ है। लगातार 4 गाड़ियां टकरा गई आपस में। इसमें अब तक 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और साथ साथ जो है लोगों की दबे होने की आशंका बताई जा रही है। जिस तरीके से अभी तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया है तो अभी कुछ कहना संभव नहीं है। और हालांकि अभी जो लोग दबे हुए थे उनको निकाल लिया गया। 8 लोगों को निकाला गया अब तक और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वो भी अपनी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और कई लोगों की दबे होने की भी आशंका भी बताई जा रही है। यानी और लोग दबे हो सकते हैं प्रशांत इन गाड़ियों के नीचे? जी बिल्कुल, डीएमएसएसपी लगातार मौके पर बने हुए हैं और रेस्क्यू किया जा रहा है और लगातार पुलिस रेस्क्यू करने के बाद भी ये दबे होने की आशंका बताई जा रही है कि लोग इसमें अभी दबे हो सकते हैं, क्योंकि अभी गाड़ियां पूरी तरीके से निकाली नहीं गई हैं और अभी 2 गाड़ियां और नीचे पलटी हुई हैं। कैसे हुआ यह हादसा? 4 गाड़ियां कैसे टकरा गई आपस में? जी देखिए, ये गाय को बचाने के चक्कर में जो है ट्रक अनियंत्रित होकर जो है गाड़ियों से टकरा गया और लगातार 4 गाड़ियों की भीषण टक्कर हुई थी और मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, हालांकि डीएमएसएस तो 4 गाड़ियां आपस में टकराती चली गईं। गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। 3 लोगों की मौत, 8 जख्मी, अस्पताल में भर्ती, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू का काम जारी। बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा। और यूपी की सियासत में बुधवार का दिन सरगर्मियों वाला रहा। सुबह से ही जो हलचल बीएसपी के विधायकों ने पैदा की, शाम होते होते वो हलचल एक तस्वीर के साथ खत्म हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी विधायकों की बड़ी बगावत की जैसी खबरें सामने आई, सियासी भूचाल सा आ गया। बीएसपी के विधायकों ने मीडिया में बयान तक दे दिया। विधायकों के प्रस्तावक से अपना नाम वापस लेने की बात आई थी और विधानसभा में जाकर बाकायदा अपना नाम उन्होंने वापस लेने की बात कही। यूपी की सियासत में उपचुनाव से पहले राज्यसभा सीटों के दंगल में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। बीएसपी के विधायकों के प्रस्तावक से नाम वापस लेने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सबको लगने लगा कि बीएसपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल बीजेपी के 9 सीटों में से 8 पर प्रत्याशी खड़ा करने के बाद चर्चा हो रही थी कि बीएसपी का प्रत्याशी 9वीं सीट जीत सकता है। पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी रामजी गौतम की जीत का गणित ठीक होने का दावा किया था, लेकिन एकाएक विधायकों के बदले सुर के बाद समीकरण बदलते नजर आने लगे थे। जिन विधायकों ने समाजवादी पार्टी में दफ्तर के बाद बयान दिए, उनमें असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद, हरि गोविंद जाटव शामिल रहे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं। और मैंने एक वीडियो भी वेदांता हॉस्पिटल से मैंने वायरल किया था। केवल वो वीडियो मेरा वायरल करना
मेरी नेता को पसंद नहीं आया, मेरे पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आया। बताइए मैंने कौन सा गलत काम कर दिया कि अगर मुझको ज़िंदगी ईश्वर दिया है, खुदा ने दिया है, और इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमको वेदांता पहुंचाने का काम अगर किया है तो क्या उन्होंने गुनाह किया? दिन भर के हो हल्ला और सियासी माहौल के बाद बसपा को भी मैदान में जवाब देने के लिए आना पड़ा और नामांकन की तस्वीरों के साथ बसपा ने सबको जवाब दिया। साथ ही 3 सेटों में नामांकन किया गया जिसमें किसी ने भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। देखिए, हम लोगों ने 3 नामांकन पेपर दाखिल किया है, जिसमें 2 नामांकन पेपर पे 4 विधायकों ने आपत्ति की है और 1 नामांकन पेपर पर किसी भी विधायक ने आपत्ति नहीं की है। तो हमने यही आर्गूमेंट है हमारा कि जब एक पर किसी ने नहीं है तो एक हमारा वैलिड अपने आप है, अगर अपने आप वैलिड है तो फिर हमारा सब वैलिड हो जाएंगे। तो ये बात मुख्य रूप से है। और 100% जो है जो परिस्थितियां हैं कि अगर आपत्ति नहीं है तो अच्छा। दूसरे जो कहा सिग्नेचर सबकी ओरिजिनल सिग्नेचर है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। फोटोग्राफ साथ में है नामांकन के समय, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रथा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और वो इस चीज़ के उन्होंने जो संदेशा दिया वो अपने खिलाफ दिया है। वो पूरा देश, पूरा प्रदेश इसके लेकर के उनके खिलाफ थू करने का काम करेगा। लगातार जिस तरह दलितों के मुद्दों पर, पिछड़ों के मुद्दे पर बहन जी का न आना, साथ खड़े न होना, पूरी तरह उनके अंदर एक बगावती तेवर को उत्पन्न किया है। बसपा अब समाप्ति के कगार पर है, ये तय हो चुका है। इस समय विपक्ष, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। सभी के विधायकों में इधर से इधर जाने की जो बात चल रही है वो लगातार सूचनाएं सभी दिखा। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी मामले पर चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। हमारे खेमे में कोई नहीं आया है, हमारे पास अतिरिक्त वोट हैं। हमारे अपने उम्मीदवार प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को जिताने के लिए हम पे पर्याप्त वोट हैं। हमसे किसी राजनीतिक दल ने मदद नहीं मांगी, भाजपा की हम मदद करने वाले थे नहीं, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और किसी दल ने हमसे नहीं मांगा। तो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहा है, हमने उसको अपने वोट देने का फैसला किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों 9 सीट जीतने के बावजूद 8 उम्मीदवार जिताए? पिछली बार वो 9 जीते थे, फिर भी उन्होंने इस बार 8 उतारे। और बहुजन समाज पार्टी पे वोट पहले से भी कम हैं, फिर भी उन्होंने हमसे मदद नहीं मांगी और किसकी वजह से उन्होंने ये उम्मीदवार उतारा ये वो लोग जाने। हमने अपने अतिरिक्त वोट निर्दलीय को देने का तय किया क्योंकि किसी ने हमसे मदद नहीं मांगी है और आगे वो निर्दलीय उम्मीदवार अपने लिए मदद मांगेगा सबसे। कितने लोग थे जो इनको मुलाकात हुई अखिलेश जी से? ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं या मिलने वाले बता सकते हैं। बात यह है कि विधानसभा में 4 लोग गए थे और उनके साथ कई लोग हैं जिनको ये लगता है कि जिस वोटर ने उन्हें चुनाव जिता के भेजा है। 10 सीटों के दंगल में अब हलचल के बीच राज्यसभा चुनाव का पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आगे आगे देखिए होता क्या है, क्योंकि बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी यूपी राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो सकता है। जिसको अपना समर्थन देने की बात कह रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता, प्रकाश बजाज वही हैं, समाजवादी पार्टी से समर्थित हैं, लेकिन उनका पर्चा ही खारिज हो सकता है। प्रकाश बजाज ने निर्दलीय भरा था पर्चा। प्रकाश बजाज के प्रस्तावकों में नवाब शाह का नाम है। नवाब शाह नाम का कोई है ही नहीं। दरअसल यूपी में एमएलए नहीं है कोई नवाब शाह और उनके में प्रस्तावक है नवाब शाह। ये बड़ी खामी उभर कर आ रही है उनके नॉमिनेशन में। बीएसपी नेताओं ने भी रखा है अपना पक्ष। बीएसपी ने 3 सेटों में किया है नामांकन। किसी एमएलए ने नहीं, एक सेट पर किसी ने नहीं आपत्ति जताई है। बीएसपी का एक नामांकन सेट पूरी तरह से सही है। शबाब हमारे संवाददाता इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शबाब, क्या खबर उभर कर अब सामने आ रही है? और देखिए 7:30 बजे तक का थोड़ा सा इंतजार करना होगा जय। इस समय रिटर्निंग ऑफिसर और तमाम जो चुनाव आयोग के ऑफिसर्स हैं वो तमाम दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। 2 चीजें मुख्य होंगी, या तो अब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज होगा या फिर निर्दलीय प्रत्याशी बजाज का पर्चा खारिज होगा। बजाज के पर्चे पर आपत्ति बसपा के नेताओं ने दर्ज कराई है। जो बात आप कह रहे थे कि उसमें जो नाम है उस नाम का कोई विधायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीनों सेट हैं उसमें वो तीनों जगहों पर वही सेम नाम लिखा हुआ है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि अगर बसपा की इस आपत्ति पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है तो सीधे तौर पर उनकी जो पर्चे को है खारिज कर दिया जाएगा। और वो जो नाम है वो
नवाब शाह नाम है और जबकि उनका नाम नवाब जान है। तो ये जानबूझकर लिखा गया या गलती से लिखा गया? अगर गलती से लिखा गया तो तीनों जगहों पर कैसे लिख गया, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा अजय, क्योंकि अब बहुत ज्यादा कश्मकश आज पूरे दिन घटनाक्रम घटता रहा और जिस तरीके से ये पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो देखने को मिली है, वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि अब आगे ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि बड़ा ही जो बागी दिलचस्प हो गया है, विधायक हैं, दिलचस्प उनके मोड़ पे सामने सब कुछ आ गया है। लौटने का मौका बहुत कम है। बिल्कुल सस्पेंस एकदम अभी भी बना हुआ है, तो आप पर नजर रहेगी कि कब आप खबर देते हैं कि क्या फैसला सामने निकल कर आता है, किसकी उम्मीदवारी रहती है और किसकी खारिज हो जाती है। दिलचस्प मोड़ पर राज्यसभा चुनाव यूपी में। तो राज्यसभा चुनाव से अगर समीकरण बनता बिगड़ता नजर आ रहा है तो सत्ता का सेमीफाइनल भी चल रहा है उपचुनाव में। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर की मल्हानी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने सैदनपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने गुंडों और माफिया के खिलाफ जो अभियान चलाया है वो रुकने वाला नहीं है। केशव मौर्य ने कहा कि मल्हानी की सीट आप हमें वापस करिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि मल्हानी में कमल खिलाइए तो यकीन मानिए कि हम यहां विकास की गंगा बहा देंगे और कमल पर ही लक्ष्मी जी बैठकर आती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मल्हानी की बेटी सीमा द्विवेदी को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है, ऐसे में विधानसभा में भी कमल खिलाइए। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके के कल्याणपुर रोड पर निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चश्मदीदों के मुताबिक पास में ही बच्चे आतिशबाजी कर रहे थे, तभी चिंगारी से वहां पर रखे पाइपों में आग लग गई और देखते ही देखते ऊंची लपटें उठने लगी। आग से लाखों का सामान जल गया। ये तो कुछ भी ना, शुरू में देखते लगी तो जालौन में घर में भीषण आग लग गई, वजह का पता नहीं, लेकिन इस आग से पूरे गांव में हड़कंप पैदा हो गया। देखिए, आग से लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। दमकल ने आकर आग पर काबू पाया। मामला आटा थाना इलाके के ग्राम भदरेखी का। तो आग की घटना यहां गांव में, जालौन के एक गांव में, जालौन के आटा थाना के भदरेखी गांव में ये आग लगी। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। और कानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। उपचुनाव प्रचार में नोट बांटने का मामला था। कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, तस्वीरों को आपके सामने रखा था। घाटमपुर कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। न्यूज 18 ने ये तस्वीरें आपके सामने रखी थी। श्याम तिवारी मेरे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता कानपुर से। श्याम, तो अब क्या कार्रवाई हुई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है, असर हुआ है? देखिए, जिस तरीके से इनका वीडियो वायरल हुआ कि जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर नोट बांटते हुए दिखाई दिए, इसके बाद ईटीवी न्यूज 18 ने इसको प्रमुखता से दिखाया, तो जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और इसमें जो स्थानीय थाना है घाटमपुर का, उसको आदेशित किया गया। इसके बाद 171 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो कि रिश्वत लेने और रिश्वत देने से संबंधित है। जिलाधिकारी का कहना यह है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और इसके आधार पर आगे। जी हाँ, तो नोट बांटते हुए अब एफआईआर दर्ज इस मामले में, और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।